पहला पार्ट पढ़ा था, उसके बाद अपन आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, अपने चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपन ये देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, अपन घर पे अपन दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे अपना दूध है, दूध में अपन अगर दही डाल देंगे तो फट करके क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। दूध में अपन छाछ डाल देंगे तो फट जाएगा। दूध जो है वो दही बन सकता है, लेकिन दही को अपन वापस से दूध नहीं बना सकते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए अपन देखते हैं कि आगे का पॉइंट संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो अपन देखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। होता है इसमें क्या है, देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे होता क्या है, इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु संख्याएं होती है, वो एकदम समान होती है, बराबर होती है दोनों पक्षों में। उसे ही अपन रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण कहते हैं। आगे देखो, इसका एक उदाहरण भी है। जैसे मान लो, इसका उदाहरण देखते हैं अपन। ये जिंक, जिंक के साथ में मैं मिला देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या क्या नया पदार्थ बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ये जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक में आते हैं। और जो इन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों उत्पाद कहलाते हैं। अब इनको सूत्र के अंदर देख लेते हैं अपन, क्या होता है इनका। जिंक को अपन बोलते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिसका सूत्र होता है ZnSO4। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपनी परिभाषा इसी के द्वारा क्लियर होने वाली है। कैसे होने वाली है, तो देखो,
यहाँ पे क्या है, जेड है। जिंक, यहाँ भी क्या आ गया अपना, जिंक आ गया। ये है अपना H2, ये आ गया अपना H2, ये आ गया अपना SO4, ये आ गया अपना SO4। ये दोनों के दोनों काय में आएंगे, ये दोनों के दोनों काय में आएंगे, अभिकारक में। क्या कहलाएंगे दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों कहलाएंगे अभिकारक। और ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। तो अपनी परिभाषा यही कहती है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु संख्या कैसी होती है, दोनों तो दोनों पक्षों में समान होती है, वो ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के होने पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, तो अपन देखते हैं। तो अपन हेडिंग सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। जब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, तो अपन वही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या बदलाव आते हैं, नॉर्मली अपन देखते हैं तो इनकी अवस्था बदल सकती है, इनके रंग बदल सकते हैं, इनसे गैस उत्पन्न हो सकती है, ऊष्मा यानी तापमान में बदलाव हो सकता है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। पहला पॉइंट है अपना अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट है ये है रंग में परिवर्तन। ये हो गया रंग में परिवर्तन। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है अपना गैस का उत्सर्जन। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी अभिक्रियाओं में गैस बनती भी है। और चौथा हो गया अपना तापमान में परिवर्तन। ये हो गया तापमान में परिवर्तन। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले तो क्या हो गया अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तक अवस्था में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो कौन सी अवस्था में जा सकता है, गैस अवस्था या द्रव अवस्था में बदल सकता है। ठीक है, दूसरा है अपना रंग में परिवर्तन। जब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनका कलर भी चेंज होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखते हैं कि अपने घर पे जब अपने कपड़ों पे हल्दी लग जाती है और अपन जब डिटर्जेंट पाउडर से उसको धोते हैं तो उसका हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। वो एक कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। और उसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बदलता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट अपना गैस का उत्पन्न होना। गैस का उत्पन्न कब होती है, जब कोई भी चीज जलती है वो गैस उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि जब अपन कोयले को जलाते हैं तो कोयले कोयले के अंदर कार्बन होता है और कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो नई गैस बनती है CO2। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें से क्या उत्पन्न होगी, गैस उत्पन्न होगी। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया के दौरान या तो उसका ऊष्मा या तो उसका तापमान कम हो जाएगा या फिर उसका तापमान बढ़ जाएगा। तो एक इसका उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे सीधा सा उदाहरण है जो अपने गांव में काम भी आता। ये देखो लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को अपन काय में मिलाते हैं, जल में पानी में मिलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड काय में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलने के बाद में उसमें से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। ठीक है, जल का क्या होता है? H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? CaOH। CaOH। और ऊर्जा तो उत्पन्न होती है जैसे वो, ठीक है, ऊर्जा कह दो, उसमें कह दो, बात एक ही है। ठीक है, और इधर भी अपन लिख सकते हैं गैस के उत्सर्जन में अपन लिख सकते हैं C+O2। CO2 लिख सकते हो अपन आराम से। ठीक है, उसके अलावा रंग में परिवर्तन अपन लिख सकते हैं नॉर्मली बस। देखिए तो हल्दी प्लस डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर। तो क्या होगा? इन दोनों के मिलने से क्या होगा? हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा। हल्दी कलर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इस रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है? तो पहला महत्व देखते हैं अपन आगे चल। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अपन देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है? तो अपन इसमें जो पहला महत्व जो होता है, तो अपन पहला महत्व अपन यहाँ पे देखते हैं। इसका जो पहला महत्व होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ना तो उसका द्रव्यमान कम होएगा और ना ही उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। पहली बात तो ये। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद का द्रव्यमान समान रहता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि इसमें परमाणुओं की संख्या भी कैसी होती है? समान होती है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देख लेते हैं क्या। देखो, ये लिख लेते हैं यहाँ पे Zn+H2SO4। तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा? ZnSO4 प्लस H2। अब अपन जो ये समीकरण लिखिए, इस समीकरण में अपन देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे है अपना Zn जिंक, तो यहाँ पे भी है अपना जिंक।
यहाँ पे अपना H2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी अपना H2 हाइड्रोजन, यहाँ पे SO4, तो यहाँ पे भी अपना आ गया SO4। तो कहने का मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।